बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं। चैप्टर का टाइटल है किंगडम फंजाई। इनको हम किंगडम ऑफ रिड्यूसर्स कहते हैं। 1 लाख के करीब डिफरेंट स्पीशीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर सके। कुछ ऐसे हैं जो बहुत बदनाम पैथोजेंस हैं, बीमारियां काज करते हैं इंसानों में, जानवरों में और पौधों में। मिसाल के तौर पे रस्ट और स्मट हैं वीट और कॉर्न में, गंदुम में और मकई वगैरह के अंदर। बाकी भी दूसरे पौधों के अंदर रस्ट और स्मट है। स्मट यहाँ पर आपको दिखाई हुई है, ये ब्लैक कलर के गंदुम के बीजों की जगह पे वो पाउडर सा निकल रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ तरह की मोल्ड्स हैं जो मुख्तलिफ फसलों को और हमारी खुराक को नुकसान पहुंचाती हैं। ऑपोजिट एंड पे मुख्तलिफ डेलिकेसीज हैं, सौगातें हैं। मिसाल के तौर पे मशरूम्स हैं, लोग खाते हैं। ट्रफल्स और मॉरल्स हैं, ये भी खाते हैं। मशरूम्स आपने देखी हुई हैं, पिज्जा वगैरह के ऊपर डाल के खाते हैं। ट्रफल्स और मॉरल्स यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। ये ट्रफल है जो ब्लैक कलर की आलू जैसी नजर आ रही है, और राइट साइड पे मॉरल दिखाई हुई है जो देखने में किसी हद तक मशरूम जैसी ही है। कई कमर्शियली और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म भी इस किंगडम में आते हैं। मिसाल के तौर पे पेनिसिलियम है, तो पेनिसिलिन उससे एक दवाई मिलती है जो पहली एंटीबायोटिक थी जो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यीस्ट हैं, तो उनको आप इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं खमीर को शराब बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए। फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइसिस का वर्ड जहां पे आएगा तो वो फंजाई के लिए होता है, जैसे ऊओमाइकोटा और मिक्सोमाइकोटा पिछले चैप्टर में हमने पढ़े हैं। तो माइकोटा या माइसिस का वर्ड जहां आए वो फंजाई के लिए अमूमन यूज हो रहा होता है। तो माइकोलॉजिस्ट वो शख्स होता है जो फंजाई को साइंटिफिकली स्टडी करता है, और फंजाई की साइंटिफिक स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। पुराने जमाने में हम फंजाई को प्लांट किंगडम के अंदर रखते थे जब तक हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो किया था, क्योंकि इनके पास सेल वाल होती है, सेल के बाहर कवरिंग है एक्स्ट्रा। इसी तरह इनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, प्लांट्स के अंदर भी नहीं होते सेंट्रियोल्स, एनिमल्स के अंदर होते हैं। ये भी सेसाइल या नॉन मोटाइल है, यानी कि जिस जगह पे ग्रो कर रही होती हैं सिर्फ वहां पे जुड़ी रहती हैं सारी जिंदगी, वहां से हिलती जुलती नहीं है, भागती दौड़ती नहीं है। तो लेकिन प्लांट से इनके काफी सारे डिफरेंसेस है। मिसाल के तौर पे ये हेट्रोट्रॉफ हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ होते हैं, तो एनिमल्स के साथ फिर मैच कर रही हैं। इसी तरह इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं पाया जाता, इनके पास काइटिन है, और काइटिन एनिमल्स में भी पाया जाता है बाज तरह के। मिसाल के तौर पे आर्थ्रोपोडा हैं, मिसाल के तौर पे कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो उनके स्केलेटन में काइटिन पाया जाता है। तो वो काइटिन की वजह से, केमिकल सेम होने की वजह से शक ये पड़ता है कि एनिमल्स और इनके एंसेस्टर शायद सेम हो। जहां पे केमिकल्स एक जैसे होते हैं, इसका मतलब है कि वो एक आबाओ अजदाद से पैदा हुए होंगे। आबाओ अजदाद में उस केमिकल को बनाने के एंजाइम मौजूद थे, तो आज उनकी औलादों में भी मौजूद हैं। तो इस वजह से उसे शक होता है कि कॉमन एंसेस्टर है एनिमल्स के साथ। लेकिन बहरहाल एनिमल्स के साथ भी उनके डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। और ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉफ तो हैं लेकिन ये चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, निगलते नहीं है। एनिमल्स निगल जाते हैं। और ये नॉन मोटाइल है, ये हिलजुल नहीं सकते, एनिमल्स अमूमन मूव कर सकते हैं। तो एनिमल्स के साथ भी ये फिट नहीं आते। फिर डीएनए टेस्ट वगैरह किए गए, जहां पे मसला हो, एंसेस्ट्री मालूम ना हो रही हो, वहां पे हम डीएनए टेस्ट करते हैं। तो डीएनए टेस्ट से पता ये लगा कि ये दोनों ग्रुप्स के साथ मैच नहीं करते, ना एनिमल से मैच करते हैं ना प्लांट से मैच करते हैं। इस वजह से इनको सेपरेट किंगडम बना दिया गया, अलहदा एक कंप्लीट किंगडम में रख दिया गया। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है, इसको न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। अब नॉर्मली माइटोसिस आपने पढ़ी हुई है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहली अलामत ये होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है वो बाहर आ जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में, और आपको क्रोमोसोम नजर आना शुरू हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स मूव करते हैं, साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। तो उसके मुकाबले में यहां पर
न्यूक्लियर एनवेलोप कभी भी खत्म नहीं होता, यानी कि जब सेल ने डिवाइड करना है तो वो मटेरियल न्यूक्लियर एनवेलोप के अंदर ही बंद रहता है, न्यूक्लियर एनवेलोप गायब नहीं होता। और माइटोटिक स्पिंडल जो बनना है, यानी कि जिसने क्रोमोसोम्स को खींचना है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। न्यूक्लियस दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, क्रोमोसोम्स आधे एक न्यूक्लियस में, आधे दूसरे न्यूक्लियस में, और वो दो न्यूक्लियाई दो सेल्स में चले जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी खत्म नहीं होती, तो इसको हम न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। फिर फंगस की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। अब आपने फंजाई को जब देखा हुआ है तो आपने मशरूम्स देखी हैं, ठीक है। अब मशरूम एक्चुअली उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो उसकी असल बॉडी नहीं है। या आपने डबल रोटी के ऊपर ग्रो करती हुई फफूंदी देखी है, तो वो फफूंदी जो वो ग्रीन कलर का उसके ऊपर ग्रो कर रहा होता है ब्रेड के ऊपर, वो उसकी एक्चुअल बॉडी नहीं है, वो उसका सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एक्चुअल बॉडी कहाँ है? एक्चुअल बॉडी उस पूरी ब्रेड के अंदर फैली हुई होगी, ठीक है। तो उसको, वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं। ये पतले पतले लंबे लंबे से ब्रांच्ड ट्यूबुलर थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं जिनमें ब्रांचेस बनी हुई होती हैं। इन धागों को हाइफी कहते हैं और ये पूरे सरफेस में फैले हुए होते हैं। जिस चीज पे ग्रो कर रहे हैं उसमें फैले हुए होते हैं। जिस चीज के ऊपर ये ग्रो कर रहे हों उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं या सबस्ट्रेट कहते हैं, जिस चीज में ये ग्रो कर रहे होते हैं। सेल वॉल के अंदर काइटिन पाया जाता है। काइटिन एक रेजिस्टेंट मटेरियल है, हार्ड है, रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट से मुराद है कि ये आसानी से खराब नहीं होता, साला साल पड़ा रहता है। काइटिन एक रेजिस्टेंट मटेरियल है। सेलुलोज और लिग्निन की निस्बत ज्यादा अरसे तक पड़ा रहता है। इसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स किसी किसी के पास होते हैं, इसलिए ये आसानी से खराब नहीं होता। हाइफी कई तरह के हो सकते हैं, सेप्टेट हो सकते हैं। सेप्टम कहते हैं दीवार को, ठीक है। सेप्टा का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है दीवारों वाला। सेप्टेट का मतलब है जिसमें दीवारें हों। मिसाल के तौर पे यहां पे आपको दिखाया हुआ है, तो ये सेप्टेट हाइफी हैं। इनके दो सेल्स के दरमियान में आपको एक दीवार नजर आ रही है, ठीक है। तो सेप्टा क्रॉस वॉल्स मौजूद हैं, हर सेल दूसरे सेल से सेपरेट है, तो इसको हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। उसके मुकाबले में नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट हाइफी होते हैं। एसेप्टेट हाइफी ऐसे हाइफी हैं जिनके दरमियान में क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं है, एक ही लंबा सा सेल है और उसमें काफी सारे न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, दरमियान में इनको सेल्स को डिवाइड करने वाली दीवार मौजूद नहीं है, तो इसको नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट हाइफी कहते हैं। उसके मुकाबले में बाज दफा पार्शियली सेप्टेट हाइफी होते हैं, यानी कि बीच में दीवारें होती हैं और इन दीवारों में मोटे मोटे से सुराख होते हैं जिसके थ्रू एक सेल से मटेरियल निकलकर दूसरे सेल में जा सकता है, तो उनको हम पार्शियली सेप्टेट कहेंगे। लार्ज पोर्स होते हैं। तो एसेप्टेट हाइफी को पिछले चैप्टर में हमने सीनोसाइट का नाम भी दिया था, वहां पे फिलामेंटस एल्जी थे तो उनको हमने सीनोसिटिक एल्जी कहा था। तो सीनोसिटिक हाइफी होते हैं। एसेप्टेट हाइफी को हम कहते हैं जिनमें एक ही लंबा सा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल आपको मिले और उसके अंदर साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में इजीली फ्लो हो रहा हो, तो इसको सीनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। अब हाइफी पूरी जिस भी चीज में, मिसाल के तौर पे वो मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं या ब्रेड के अंदर ग्रो कर रहे हैं या कोई पौधे के अंदर, दरख्त के अंदर या हमारी स्किन के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो जहां पे भी वो ग्रो कर रहे हैं उस पूरे इलाके में फैल जाते हैं। लार्ज सरफेस एरिया होता है हाइफी की वजह से, वो हाइफी बारीक बारीक हाइफी करके पूरे इलाके में फैले हुए होते हैं और सबस्ट्रेट के अंदर ग्रो कर जाते हैं और फिर वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एक्चुअली। बाज दफा फिर हाइफी पैक होकर, इकट्ठे होकर मखसूस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो आपको आंखों से नजर आते हैं और वो अमूमन वो स्ट्रक्चर्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मशरूम्स देखी हुई हैं, पफ बॉल्स और मॉरल्स आपने नहीं देखी हुई। पफ बॉल्स इस तरह की होती है, ये जो आपको एक वो बॉल सी बनी हुई है गोल सी, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं। रेन ड्रॉप्स जब इसके ऊपर गिरते हैं, पानी बारिश के दौरान पानी के कतरे गिरते हैं, तो वो प्रेशर की वजह से फिर इसके अंदर वो पफ बॉल, जिस तरह वो पफ नहीं होता पाउडर जिससे नाई लगाता है,
ठीक है, वो मतलब वो कपड़े का स्पंज सा बना हुआ होता है या कोई इस तरह का फोम सा होता है, ठीक है, तो वो पफ बॉल है, यानी कि उसको लगाते हैं तो वो पाउडर लग जाता है, ठीक है। तो उसका नाम पफ बॉल क्यों रखा हुआ है? इस वाले पफ बॉल की वजह से कि ये यानी कि वो बड़ा नरम मुलायम सा होता है, फोम सा होता है, और इसको जब हल्का सा झटके तो उसमें से काफी सारा वो बारीक बारीक सा पाउडर निकलता है। ये पाउडर एक्चुअली क्या है? स्पोर्स है उसके, तो इनको पफ बॉल्स कहते हैं। इसी तरह मॉरल्स होती हैं, मशरूम जैसी होती हैं देखने में, तो अमूमन ये तेजी के साथ ग्रो कर रही होती हैं, यानी कि एक ही दिन में काफी बड़े साइज में ग्रो कर जाती है और फिर उसमें से स्पोर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। बाज फंजाई ऐसे हैं जिनमें हाइफी नहीं होते, जो सिंगल सेल्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे यीस्ट है, खमीर आपने देखी हुई है जो डबल रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये नॉन हाइफल फंगस है, वो सिंगल सेल्ड होती है। इनकी बॉडी जनरली हैप्लॉइड होती है। हमारे केस में बॉडी ज्यादातर डाइप्लॉइड है, लेकिन फंजाई के केस में ज्यादातर हैप्लॉइड बॉडी होती है। डाइप्लॉइड स्टेज ट्रांजिएंट है, थोड़ी देर के लिए बनती है, सिर्फ तब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही हो। लाइफ साइकिल में देखेंगे कि कैसे। तो हाइफी अमूमन काफी तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं। बाज स्पीशीज एक दिन में 1 किलोमीटर तक ग्रो कर सकती हैं। उनके हाइफी यानी कि लंबाई के रुख ग्रो करते जाते हैं। आर्मिलेरिया के सिंगल क्लोन को देखा गया है। आर्मिलेरिया एक तरह की फंगस है जो कॉनिफर ट्रीज को, चीड़ के दरख्तों को नुकसान पहुंचाती है, उनको बीमार करती है, मार देती है। तो देखा यह गया है कि वो 15 हेक्टेयर तक ग्रो कर सकती है। 15 हेक्टेयर कितना होता है? 1 हेक्टेयर तकरीबन 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 15 हेक्टेयर का मतलब है 1,50,000 मीटर का दायरा बना लें, ठीक है। तो वो एक सिंगल क्लोन इतने बड़े साइज का हो सकता है। यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें दिखाई हुई हैं। तो ये 8 हेक्टेयर पे फैला हुआ ये जो दायरे में आपको देखें तो दरख्तों का रंग चेंज हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो हाँ जी, चीड़ के दरख्त हैं और उसमें रंग जो चेंज हुआ हुआ है वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि ये दरख्त अफेक्टेड हैं। और हुआ क्या है कि दरमियान में यहाँ पर एक स्पोर आकर गिरा होगा और वो स्पोर जर्मिनेट किया और एक दरख्त और दूसरे दरख्त और तीसरे दरख्त और वो सारे इलाके में फैलता गया है। और वो सिंगल स्पोर ने इतने सारे दरख्तों को, हजारों की तादाद में दरख्तों को अफेक्ट किया हुआ है।